हेलो स्टूडेंट्स, ये है फोर्स एंड प्रेशर का लेक्चर नंबर 3। तो बच्चों, आज इसमें हमारा टॉपिक है प्रेशर। फोर्स के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, जो आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ प्रेशर? इसे हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। जैसे कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करती हूँ। जो आयरन नेल होते हैं, जिसे हम कील बोलते हैं हिंदी में, उसकी जो एंड है वो हमेशा पॉइंटेड क्यों होती है? या फिर अगर हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कट करने हैं तो जो नाइफ़ है उसकी एजेस हमेशा शार्प ही क्यों होती है? तो स्टूडेंट्स, हमें प्रेशर पढ़ने के बाद इन सब के आंसर्स मिल जाएंगे। वो एरिया जिस पर फोर्स अप्लाई हो रही है, द एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड प्लेस रोल इन मेकिंग दीज टास्क ईजियर। सो स्टूडेंट्स, प्रेशर क्या है? द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। एक यूनिट एरिया पर मीन्स एक एरिया है, उस पर कितनी फोर्स लग रही है, उसे ही हम प्रेशर कहते हैं। तो बच्चों, प्रेशर का क्या फॉर्मूला हुआ? फोर्स अपॉन एरिया। सो प्रेशर एंड एरिया का इन्वर्स रिलेशन है। मीन्स अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा, एंड अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। डेट्स वाई जो है, जो नेल एंड शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके जो एजेस हैं वो बहुत ही पॉइंटेड से होते हैं, बिकॉज हमें एरिया जो है वो कम करना है ताकि प्रेशर ज़्यादा पड़े और एंड ईजिली नेल अंदर पुश हो जाए। सो डेट्स वाई उनके जो एजेस हैं वो इतने शार्प होते हैं। एंड यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों के, जो आपके स्कूल बैग्स होते हैं उसमें स्टूडेंट्स आपकी जो स्ट्रिप्स हैं वो थोड़ी मोटी क्यों होती हैं, मीन्स वाइड क्यों होती हैं? मेरे कहने का ये मतलब है, वो पतली सी स्ट्रिप्स क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर वो बहुत काफ़ी थिन स्ट्रिप्स होंगी तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और आप उससे हर्ट हो सकते हैं। डेट्स वाई उन्हें थोड़ा वाइड किया जाता है ताकि प्रेशर जो है वो कम से कम पड़े हमारे शोल्डर्स पर। स्टूडेंट्स, अब इस फिगर को देखिए। जो पोर्टर होता है, जब वो सामान कैरी करता है, उसके सर पे आप एक क्लॉथ देखेंगे, वो राउंड करके उसे सर पे बांधे रहता है। ऐसा क्यों होता है? अगर वो डायरेक्ट सर पे सामान रख लेगा तो उसके सर पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ सकता है, तो वो सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करता है वो क्लॉथ पहनकर, ताकि प्रेशर कम पड़े। तो इन दिस पैरा ये सेम स्कूल बैग वाली बात लिखी गई है जो मैंने आपको समझा दी है। आप कंक्लूजन ये समझ सकते हैं, एरिया ज़्यादा प्रेशर कम, एंड एरिया कम प्रेशर ज़्यादा, बोथ आर इनवर्सली रिलेटेड। अब हमारा टॉपिक है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस। अब हमने नॉर्मल प्रेशर क्या होता है एंड उसका एरिया के साथ क्या रिलेशन है ये तो समझ लिया है। अब क्या लिक्विड्स और गैसेस भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं? मीन्स जिस भी चीज़ में हम लिक्विड और गैसेस को रखेंगे, क्या वो उस कंटेनर पे या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की वॉल्स पे प्रेशर डालेंगे? तो हम उसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट, हमने एक पाइप ट्यूब ली है, अगर हम उसके नीचे एक बलून लगा के फिक्स कर देंगे और जब हम उसमें पानी भरेंगे तो वो धीरे धीरे इन्फ्लेट होना स्टार्ट हो जाएगा, वो फूलने लगेगा। तो बच्चों, इससे पता चलता है जो वाटर है, जो लिक्विड है, वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है बलून पे, तभी तो वो बल्ज हो रहा है, बल्जिंग आउट आपको शो होगा। ऐसे ही सिमिलर दो एक्सपेरिमेंट्स और हैं जिन्हें आप रीड कर सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। इसमें भी आपने यहाँ पे एक ब्रिज की तरह एक रॉड अटैच की है, यहाँ पे एक बलून लगाया है, एंड सेम चीज़ की है, आपने यहाँ पे वाटर फिल किया है और आपको देखना है ये जो बलून है ये आपको सेम रहेगा या फिर आपको फूला हुआ नज़र आएगा। इससे पहले वाले एक्सपेरिमेंट में क्या था कि वो बॉटम पे प्रेशर लगा रहा है, इसमें था कि साइड्स की वॉल पे लगा रहा है। एंड अगर हम एक बॉटल में तीनों तरफ होल करके वाटर भरते हैं तो यहाँ से पानी बाहर निकलने लगेगा। सिंपल बात हमें समझ आ रही है कि जो वाटर है, जो भी आपका लिक्विड है, वो आपके कंटेनर की वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, फ्रॉम ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स हमने ये समझा है कि लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। अब ऐसे ही हमें गैसेस के केस में समझना है। सो स्टूडेंट, जब हम एक बैलून को फुलाते हैं, इन्फ्लेट करते हैं, तो हम उसका माउथ हमेशा लास्ट में क्लोज़ क्यों करते हैं? फ्रेंड्स, अगर हम उसका माउथ जो है वो हम क्लोज़ नहीं करेंगे तो उसमें से एयर बाहर आ जाएगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि एयर के अंदर भी प्रेशर है, एयर प्रेशर की वजह से बाहर की तरफ आएगी एंड आपका जो बैलून है वो इन्फ्लेटेड नहीं रहेगा। दूसरा केस है, अगर बैलून के अंदर होल्स हैं तो आप उसमें कितनी ही हवा भर लेंगे वो फूलेगा नहीं, बिकॉज जो आप एयर भर रहे हैं उसके अंदर वो वॉल्स पे प्रेशर लगाकर बाहर चली जाएगी, एंड अगर उसे कहीं होल नज़र आएगा तो वो उसके थ्रू ईजिली बाहर जा सकती है। सो स्टूडेंट्स, इन सारे एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि गैसेस भी
exert करती है pressures on the wall of their container. So both liquid and gases both exert pressure on the wall of their container. Now students, अब हमें पढ़ना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। सबसे पहले तो एटमॉस्फेयर क्या होता है? हमारे चारों तरफ जो एक एनवलप है एयर का, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। दिस एनवेलप ऑफ एयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर कितने ऊपर तक है? काफ़ी किलोमीटर तक है हमारे अर्थ के सरफेस पे। तो इतनी ज़्यादा जो एयर है हमारे सरफेस पे, उससे कुछ तो प्रेशर पड़ेगा ही। तो इस वजह से जो प्रेशर पड़ता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझने के लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, इसको बोलते हैं सकर। ये स्टिक हो जाता है सरफेसेस पे और रबर का होता है। तो स्टूडेंट्स, हम इसके थ्रू समझते हैं। अगर आप सकर को प्रेस करके किसी सरफेस पे लगा देते हैं तो क्या होता है, जब हम उसे प्रेस करते हैं तो सकर और जो हमारा सरफेस है उसके बीच की जो एयर थी वो बाहर निकल जाती है। मोस्ट ऑफ द एयर बिटवीन इट्स कप एंड द सरफेस एस्केप आउट। ज़्यादातर जो है वो बाहर निकल जाती है और इसी वजह से जो है वो स्टिक हो जाता है सरफेस पे, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है एटमॉस्फेयर का। तो जब हम उसे निकालने की कोशिश करते हैं, टू पुल द सकर ऑफ द सरफेस, हमें इतनी फोर्स अप्लाई करनी होगी जो उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ओवरकम कर पाए। सो स्टूडेंट्स, इसमें भी कुछ ना कुछ एयर बाकी रहती ही है। अगर ऐसा हो जाए कि सारी ही एयर निकल जाए तो कोई भी ह्यूमन बीइंग उसे पुल ऑफ नहीं कर सकता। इससे आप समझ सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ज़्यादा होता है। तो स्टूडेंट्स, वैसे तो हमारे चारों तरफ ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पर अगर हम उसे एक छोटी जगह पर पढ़ते हैं, अगर हम एक यूनिट एरिया में स्टडी करते हैं, हमने एरिया ले लिया है 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, और उसे एक कॉलम की तरह इमेजिन करते हैं ऊपर तक, जहाँ तक हमारा एटमॉस्फेयर है, तो उससे जो प्रेशर हमारी बॉडी पर लगेगा वो किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स? इज़ नियरली इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो वो इतना होगा जितनी हमारी फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है एक ऑब्जेक्ट पे जिसका मास होता है 225 kg। तो ये कंपैरिजन है। तो हमारे हेड के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है? जितनी एक ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी लगती है जिसका मास होता है 225 kg, मीन्स इतने न्यूटन। तो स्टूडेंट, जब हम पे इतनी ज़्यादा फोर्स लग रही है तो हम क्रश क्यों नहीं हो जाते? मीन्स हमें तो उस फोर्स के नीचे दब जाना चाहिए। द रीज़न वी आर नॉट क्रश अंडर दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज दैट हमारी बॉडी का भी एक प्रेशर है। द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड बैलेंसेस द प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड। तो हमारी बॉडी भी उतना ही प्रेशर लगाती है एंड दोनों प्रेशर एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। डेट्स वाई हम क्रश नहीं होते। सो स्टूडेंट्स, योर चैप्टर एंडेड हेयर। आई होप आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल।